हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज की जो हमारी क्लास है वो है जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पर। खाली जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग ही मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग के साथ साथ प्रीकर्सर के बारे में भी और बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में भी डिस्कशन में आप लोगों से रखूंगा। देखो बच्चों, ये क्लास जो है आपकी आज लाइव नहीं जा रही है, ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, बट आई होप आप लोग जो है इस रिकॉर्डेड क्लास को भी इंजॉय करोगे। देखो, इसमें थोड़ा सा इंटरप्शन नहीं होगा और एक इमरजेंसी की वजह से मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। बट आप इंजॉय करोगे और बाद में मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर बच्चों। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये बहुत जरूरी है आपको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ या जो भी क्लास के नोट्स या आपको मुझसे कोई डिस्कशन अगर करना है वो सब यही आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। आप इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ललित सर CSIR नेट। ठीक है ना? या फिर आप जो है इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमिंग बता देता हूं आप लोगों को। मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को मिलता हूं शाम को 6 बजे, और 9:30 PM आपको मिलता हूं मैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। ये यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है 6 बजे, और रात को 9:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर मैं आपको मिलता हूं। दोनों ही क्लास कंप्लीटली फ्री है, आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए एंड प्रीवियस क्लास भी देखिए। यू विल एंजॉय द क्लासेस एंड यू विल गेट अप टू मार्क कंटेंट। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और बाद में क्लास के कमेंट भी करेंगे कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें आज के हार्मोन की, वो है हमारा जिब्रेलिक एसिड। देखो, जिब्रेलिक एसिड के बारे में अगर बात की जाए तो जिब्रेलिक एसिड पर प्रीवियसली बहुत बार हमारे क्वेश्चन जो है आए हैं। जिब्रेलिक एसिड जो है उसमें जिब्रेलिक एसिड एक पूरा का पूरा ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड है। जनरली ये नेचर में अगर हम लोग देखें कि डाइटेरेपिनॉइड्स होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। डाइटेरेपिनॉइड्स का मतलब होता है कि ये 20 कार्बन के कंपाउंड हमारा होते हैं। हालांकि कुछ हमें जो है 19 कार्बन की एक्टिव फॉर्म भी मिलती है। ओके, मोस्टली तो 19 कार्बन की होती है, लेकिन 20 कार्बन इनका एक बेस मॉलिक्यूल होता है। और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, वैसे तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो होता है जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट, या कहीं कहीं पर लिखा होगा आपका जर्नाइल जर्नाइल पायरोफॉस्फेट। लेकिन इनके भी ये सारे के सारे आइसोप्रिनॉइड कंपाउंड है। अगर हम लोग बात करें इनके भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की, तो इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है आइसोप्रीन, जो कि हमारा 5 कार्बन की बेसिक सब यूनिट होती है। 5 कार्बन मिलकर आपका 10 कार्बन का कंपाउंड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जर्नाइल। और फिर जो है हमारा, फिर ये बनाया हमारा 10 कार्बन का कंपाउंड। फिर 10 कार्बन का कंपाउंड जो है दूसरे 10 कार्बन के कंपाउंड के साथ जुड़कर 20 कार्बन का कंपाउंड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं जर्नाइल जर्नाइल। तो एक तरीके से ये भी हमारा एक जर्नाइल जर्नाइल कंपाउंड है। वैसे तो नेचर में बहुत सारे टाइप के हमें जो है जिब्रेलिक एसिड मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है चार: GA1, GA3, GA4 एंड GA7। यहां पर भी है GA1, GA4, GA3 एंड GA7। इसमें मोस्ट अबेंडेंट जो फॉर्म है हमारी वो है GA3। नेचर में सबसे ज्यादा अगर हमें मिलेगा तो वो मिलेगा हमें GA3। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई हमारी जिब्रेलिक एसिड के बारे में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अपने डाउट्स भी मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स देखूंगा और मैं आपको आंसर भी करूंगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके बायोसिंथेसिस को भी हम लोग जो है टच कर लेते हैं। हालांकि बायोसिंथेसिस पर ये हमारी क्लास नहीं है, ये हमारी क्लास है आपका उसकी सिग्नलिंग पर फिर भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस जो है वो जो भी हमारे यंग टिश्यूज होते हैं या एपिकल टिश्यूज होते हैं, यंग टिश्यूज या हमारे जो एपिकल टिश्यूज होते हैं वहां हमें मिलती है। ये तो हो गई प्लांट के अंदर इसकी लोकेशन। वैसे अगर सब सेलुलर लोकेशन हम लोग देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि साइटोसोल, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं साइटोसोल, ये तीन साइट हमारी ऐसी हैं जहां इसकी सिंथेसिस हमें मिलती है। शुरुआत होती है वो हमारी प्लाज्म में, देन उसके बाद एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एंटक्यूरिन एंटर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहां वो कन्वर्ट होता है GA12 में। और GA12 दो तरीके से, GA12 जो है अगर आप ध्यान देखो ना, केवल मेन मेन पॉइंट को हम लोग देखते हैं। प्लास्टीन में हमारा जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट जो कि इसका एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट इसका एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। ये कन्वर्ट होता है एंट क्यूरिन में। टू स्टेप हमारा प्रोसेस रहेगा ये।
ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज भी है इस पर ना, एक और तरीके से भी बायोसिंथेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ हिंट के तौर पे बता देता हूँ आप लोगों को। मैं बायोसिंथेसिस अलग से कराऊंगा। ये प्लांट के केस में है कि दो अलग अलग एंजाइम हमारा इन दो स्टेप रिएक्शन को परफॉर्म करके एंड क्यूरीन बना रहे हैं। ये जो हमारा जिब्रेलिक एसिड, देखो ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करिएगा। जिब्रेलिक एसिड प्लांट में भी सिंथेसाइज होता है और जिब्रेलिक एसिड हमें फंजाई में भी इसकी सिंथेसिस मिलती है। लेकिन दोनों के केस में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे हमारा जो जर्नाइल जर्नाइल फास्फेट जब हमारा एंट क्यूरीन में कन्वर्ट होता है, प्लांट में हमारे दो अलग अलग एंजाइम है सीपीएस एंड केएस, जो टू स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं एंट क्यूरीन में, जबकि फंजाइम में एक सिंगल एंजाइम। देखो यहां मैंने लिखा है टू एंजाइम्स हमारे रहेंगे यहाँ पर, जिनके नाम यहाँ आपको साइड में दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक सिंगल एंजाइम है लेकिन उसकी मल्टीपल सब यूनिट है, जो हमारा क्या काम करता है, देखो पूरे पाथवे की बात नहीं कर रहा, जो हमारा प्लास्टिड में काम करते हैं। कहा? प्लास्टिड में। प्लास्टिड में जो हमारा इस जर्नाइल जर्नाइल पायरोफॉस्फेट को एंट क्यूरीन में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिएगा अपने नोट्स में, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एंट क्यूरीन एंटर करता है हमारा ईआर में और ये कन्वर्ट होता है जीए12 में। अब जीए12 में कन्वर्ट होने के बाद दो तरीके हैं, या तो एज इट इज ये बाहर निकल जाएगा साइटोसोल में और बाकी हमारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या ये वहीं पर हमारा GA53 में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा, और दो अलग अलग पाथवे को फॉलो करेंगे। जिस दिन मैं आप लोगों की जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस की क्लास ले रहा हूँ, उस दिन बहुत ही डिटेल से ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग इज ऑन गोइंग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये सिंथेसिस के बारे में है, एक बेसिक सा हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी इसके ट्रांसपोर्ट को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं गया है। सिंथेसिस के बारे में हो गया हमारा। एक फिगर हम लोग और ले लेते हैं सिंथेसिस को लेकर। मैंने बताया कि प्लास्टिड में होता है, फिर उसके बाद ईआर में, और ईआर के बाद जो है ये हमारा साइटोसोल में जाकर हमें एक एक्टिव फॉर्म मिलती है। मैंने एक्टिव फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताया। एक बार मैं इसलिए ये बायोसिंथेसिस को टच कर रहा हूं, क्योंकि बायोसिंथेसिस में उन पार्ट्स को मैं टच कर रहा हूं जिन पार्ट से हमारा प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने एक बात आपको बता दी कि प्लांट में हमारा दो अलग अलग एंजाइम सीपीएस एंड केएस जीजीडीपी को कन्वर्ट करते हैं एंट क्यूरीन में, प्लास्टिड में। लेकिन फंजाई में एक सिंगल एंजाइम विद मल्टी सब यूनिट्स कन्वर्ट करेगा इस जीजीडीपी को एंट क्यूरीन में। जीजीडीपी मतलब जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट। उसके बाद ईआर में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पूछा गया पॉइंट पूछा गया था कि जो एक्टिव हमारे जिब्रेलिक एसिड होते हैं उनको इनएक्टिव कैसे किया जाता है। तो इनएक्टिव करने के लिए कुछ ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पर ऑक्सीडेशन करते हैं, एंड दैट कन्वर्ट जिब्रेलिक एसिड इनटू इनएक्टिव फॉर्म, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीए टू ऑक्सीडेज, जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ जीए को कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फॉर्म में। इसके अलावा जीएएमटी और बाकी और पोजीशंस के भी हमारे ऑक्सीडेज एंजाइम हैं जो काम करते हैं। ये सब पूछी गई चीजें हैं बायोसिंथेसिस से रिलेटेड। क्योंकि हमारा आज का मेन कंसर्न बायोसिंथेसिस पर नहीं है, हमारा मेन कंसर्न है सिग्नलिंग पर, तो सिग्नलिंग को मैं ज्यादा डिटेल में फोकस करूँ। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अगर हम लोग बात करें जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग की, तो मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है कि जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग हो या किसी भी हार्मोन की सिग्नलिंग हो, हमें कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स पर फोकस रखना होता है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर की। तो यहां पर जो हमारा रिसेप्टर है जिब्रेलिक एसिड का, दैट रिसेप्टर इज GID1, जिब्रेलिक एसिड इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1। ये हमारा इसका रिसेप्टर है। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, ये न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है, ठीक है ना। और अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की बात अगर हम लोग करते हैं, तो हमें एक इंटरमीडिएट HGG स्पेसिफिक डोमेन हमें मिलता है एन टर्मिनल पर, सॉरी ये क्लोज टू एन टर्मिनल है। इसके अलावा हमें कुछ स्पेसिफिक GXS XG ये स्पेसिफिक डोमेन है हमारे, और इसके अलावा डोमेन हमारा D है। हालांकि इनके फंक्शन उतने नोन नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर्स के बारे में एन टर्मिनल फिर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिग्नलिंग के टाइम पर, मैं आपको बताऊं। तो ये हो गया हमारा जिसके रिसेप्टर के बारे में, दैट इज GID1, ठीक है ना, और जो कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियस में है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट एक रिप्रेसर प्रोटीन होती है, इसका नाम है डेला। जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था ऑक्सिन के केस में देयर वाज अ रिप्रेसर प्रोटीन जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही थी। सेम उसी तरीके से यहां पर हमारी एक डेला प्रोटीन है जो कि हमारा रिप्रेसर की तरह एक्ट करती है। इस डेला प्रोटीन पर बहुत क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, और यहां भी सिग्नलिंग जो है वो प्रोटियासोमल यूबिक्यूटिनेशन मीडिएटेड प्रोटियासोमल पाथवे से रिलेटेड है।
जनरली हमारी सिग्नलिंग के जो डाउनस्ट्रीम पाथवे होते हैं वो या तो फास्फोराइलेशन से रिलेटेड होते हैं या यूबिक्यूटिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो दीज आर यूबिक्यूटिन रिलेटेड टू हार्मोन्स, मेन हार्मोन्स जिबरेलिक एसिड एंड ऑक्सिन। बाकी और हार्मोन का कैसे होता है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में डिस्कशन में रखूंगा। तीसरा यहाँ पर जो यूबिक्यूटिन लाइगेज है उसका नाम है एचसीएफ, आप लोग जानते भी हो उसको, स्कीफुलिन एफ बॉक्स एसएलवाई प्रोटीन। ये एसएलवाई जो प्रोटीन है हमारी, इसमें हमारा एन टर्मिनल के क्लोज एक एफ बॉक्स होता है, एक हमारा जीजीएफ डोमेन होता है, एक एलएसएल डोमेन होता है। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है हमारे यहाँ पर, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम है पीआईएफ। पीआईएफ स्टैंड फॉर फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स या फाइटोक्रोम इंड्यूसिंग फैक्टर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। फाइटोक्रोम की क्लास भी मैंने यूट्यूब पर आप लोगों की ली है अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे मेन वो प्रोटीन हो गई जिनका रोल हमें जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग में मिलेगा। थोड़ा डेला प्रोटीन को डिटेल में देख लेते हैं आगे। तो डेला प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, डेला प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। डेला प्रोटीन पर स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो एन टर्मिनल डोमेन है, इस एन टर्मिनल डोमेन पर हमें स्पेसिफिक एक रेगुलेटरी डोमेन मिलता है, जिसमें हमारा एक स्पेसिफिक सब डोमेन है डेला। डेला बेसिकली स्टैंड फॉर, these are the single abbreviation of amino acids, जैसे D stand for aspartate, E stand for glutamate, leucine leucine alanine। उसी तरह इसी के क्लोज हमारा एक VHY NP, या कभी कभी जो है इसका फुल फॉर्म इसके एडिशनली T भी होता है, TVHYNP। तो ये बेसिकली आपके अमाइनो एसिड के वन लेटर एब्रीविएशन है, थ्रियोनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, एस्पार्जिनिन एंड प्रोलिन। ये हो गया हमारा एन सीट एंड टर्मिनल के इसके डोमेन, जो कि जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी डोमेन। साथ साथ में चूंकि मैंने बोला कि ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है हमारी, तो ये टारगेट जीन, जो हमारे जैसे टारगेट जीन को एक्टिवेट नहीं होने देगी। कैसे एक्टिवेट नहीं होने देगी, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जनरली जो ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी PIF3 and 4। तो ये जो डेला प्रोटीन है ये इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से इंटरैक्ट करके उनको उनकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करके रखती है। देखो फंक्शनिंग को इफेक्ट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो तरीका है यहाँ के केस में, ये बेसिकली जब डेला प्रोटीन हमारा PIF3 और 4 से बाउंड करती है, तो ये प्रॉपर इंटरैक्शंस को रोकती है इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की विद प्रोमोटर रीजन्स। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है हमारा जीन के अंदर में, बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन के पास में एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को अलाउ करता है, तो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराता है कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन कहां से स्टार्ट होगा। प्रमोटर एक डीएनए सीक्वेंस ही है, तो प्रमोटर से आकर हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाउंड करते हैं। तो ये जो डेला प्रोटीन है जब ये बाउंड है हमारी इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, डेला देखो वैसे तो डेला लिखना सही नहीं होगा, डेला इज वन ऑफ द सब डोमेन ऑफ दिस प्रोटीन। ये इनको हम लोग बोले तो बेस्ट होगा कि दीज आर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, एक तरीके की हमारी रिप्रेसर प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक प्रॉपर इंटरेक्शंस नहीं होने दे रही है, किसके साथ में, हमारा प्रोमोटर रीजन के साथ में। और अगर प्रोमोटर रीजन के साथ में हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो ना ही तो वो आपका आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेंगे और ना ही फर्दर हमें ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि ना ही फर्दर हमें जीन एक्सप्रेशन मिलेगा। साथ साथ में ये तो हो गया एन टर्मिनल डोमेन के बारे में डेला प्रोटीन। सी टर्मिनल पर भी हमें स्पेसिफिक टाइप के डोमेन, फंक्शनल डोमेन जिनको बोलते हैं, एक्चुअली यही डोमेन होते हैं जो पीआईएफ के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। जो सी टर्मिनल की साइड पर है इनका नाम है गार्स डोमेन। गार्स जो है सबसे पहले डिस्कवरी के नाम पर इनका नाम दिया गया है। जी ए हेयर स्टैंड फॉर, जी ए आर्स की भी फुल फॉर्म होती है, जी ए इंसेंसिटिव जी ए आई हो गया, रिप्रेसर ऑफ गैल 13 आरजी हो गया, और हमारा स्केयर क्रो हो गया एससीआर। तो इनका एक शॉर्ट नाम ले लिया गया है GARS, ठीक है। जहां पर हमें एक एनएलएस भी मिलता है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस भी मिलता है, और कुछ ल्यूसिन रिपीट भी हमें मिलते हैं। बेसिकली यही है जो डेला प्रोटीन ना बोल के रिप्रेसर प्रोटीन के सी टर्मिनल डोमेन है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से इंटरैक्ट करके एक तरीके से उनकी एक्टिविटी को रोक कर रखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं थोड़ा मतलब फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि ज्यादा फास्ट ना हो, और आई होप आपको वो मेरी जो आवाज है वो प्रॉपर आ रही होगी। एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है। यस, वॉइस इज प्रॉपर, ठीक है ना। और एक बार ऑडियो कैप्चर डिवाइस को भी मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ऑडियो कैप्चर डिवाइस भी परफेक्ट है हमारी, क्योंकि कभी कभी
रिकॉर्डिंग में पता बाद में चलेगा ना कि कहाँ से आवाज मिसिंग तो नहीं है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। इस सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देना, और मुझे कमेंट में जरूर एक एक कमेंट तो एटलीस्ट लिखना आप लोग कि कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है ना, मैं लाइव रहूंगा, कल से मैं प्रॉपर लाइव रहूंगा फिर से। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा रिप्रेसर के बारे में। फर्दर आगे सिग्नलिंग के पाथवे को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, एक बहुत ही शानदार हमारी सेल चल रही है, तैयारी जीत की सेल हमारी। ठीक है ना। अब इसमें आपको आने वाले एग्जाम्स, दो एग्जाम अब आगे हमारा आएंगे, एक दिसंबर में आएगा और एक जून 2025 में आएगा। दोनों के लिए एक अकेला सब्सक्रिप्शन आपको मिल जा रहा है 17,035 रुपीज में। आप अगर कोड यूज करते हो ललित पी, तो ये कोर्स आपको अराउंड 14K के में मिल जाएगा। अगले एक साल तक का सब्सक्रिप्शन केवल 14,000 में आपको मिल जाएगा, यानी कि हार्डली आपको जो है 1,000 रुपए से थोड़ा ही ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ रहा है। इतने में तो 10th क्लास के ट्यूशन भी नहीं होते हैं। ओके, बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए इसको। ओके, आगे चल लेते हैं। साथ साथ में इसमें एक और एडवांटेज है, आपको फ्री पासबुक प्रो भी मिल जा रहा है। चलिए, एक और बहुत ही शानदार मैसेज आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, और तो उनको एक फुल टेस्ट आपको मिलने वाला है जो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में ये स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे से और रात के 12 बजे तक ये हमारा ऑन रहेगा। 3 घंटे का फुल लेंथ एक मॉक टेस्ट है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो सभी लोग रजिस्टर्ड करिएगा और जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ओके, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सिग्नलिंग की। सिग्नलिंग हमारी कैसे होगी? तो देखो, दो ही कंडीशन है, जब हमारा जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है या जब हमारा जिब्रेलिक एसिड जो है वो एब्सेंट है। ठीक है ना, दो कंडीशन हमें मिलेगी, जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट या जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट। अब इन दोनों केस में सिग्नलिंग कैसे होगी उसको समझते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं जब जिब्रेलिक एसिड नहीं है, तो मैं एक फिगर आप लोगों को दिखाता हूं। जनरली एक फिगर हम लोग बना भी लेते हैं, थोड़ा साइड में देख लेते हैं इसको, कि जब न्यूक्लियस के अंदर, देखो यहां समझना है इसको, बाकी मैं सिग्नलिंग करूंगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फिगर ये मेरा कवर हो रहा होगा। बच्चों 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा, मैं ना इस फिगर को सही कर लेता हूं, मतलब ये कवर हो रहा है फिगर इसमें हमारा। मैं इसको ना छोटा कर, थोड़ा सा साइड में मैं इसको मूव करा लेता हूं, ताकि जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को। ठीक है, आई होप, 1 मिनट दीजिए बच्चों आप लोग ना। ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट बच्चों। एक मिनट दे दो बच्चों, ये ना मुझे बंद करनी पड़ेगी पीपीटी 1 मिनट के लिए, और फिर से मैं इसको ओपन करूंगा, तब जाकर शायद ये हमारा एक सही रिस्पॉन्स हमें दे दे। ठीक है, आई गेस अब ये हमारी पीपीटी सही आ जा रही होगी हमारे पास में। जस्ट लेट मी चेक, नाउ इट इज परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को दिख भी रही होगी पीपीटी प्रॉपर ना। चलिए, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग दो कंडीशन देखते हैं जब जिब्रेलिक एसिड हमारा नहीं है। जब जिब्रेलिक एसिड हमारा नहीं है तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए। मैं इधर साइड पे बनाता हूं इसको ना, मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहाँ की चीजों को, ये तो इरेज नहीं कर पाऊंगा मैं बाकी चीजें दोबारा से बनाता हूं। तो मान लीजिए जब जिब्रेलिक एसिड नहीं है हमारा, जीए एब्सेंट है हमारा, तब एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा टारगेट जीन है, तो टारगेट जीन का एक्सप्रेशन ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा? टारगेट जीन के एक्सप्रेशन का ऑफ रहने का कारण है क्योंकि जो डेला प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन, फिलहाल हम लोग लिखेंगे रिप्रेसर, या डेला भी लिख सकते हैं पर रिप्रेसर लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन है हमारी, वो इंटरेक्ट किए हुए किसके साथ में, पीआईएफ के साथ में, 2 और 3। और जब तक ये उसके साथ इंटरेक्टेड है, ये जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ करके रखे हुए, क्योंकि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो जीन के एक्सप्रेशन को ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जिब्रेलिक एसिड आएगा तब क्या होगा, तो जिब्रेलिक एसिड का जो रिसेप्टर है, दिस इज द GID1, ये इसका एन टर्मिनल है।
जैसे ही इससे जिब्रेलिक एसिड बाउंड करेगा तो देयर इज आर सम कन्फर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर, ठीक है ना। उसके बाद जाकर ये इस रिप्रेसर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब आपको पता ही है कि रिसेप्टर जो है हमारा, वो रिसेप्टर जब इंटरेक्ट करेगा रिप्रेसर से, तो रिप्रेसर से इंटरेक्ट करने के बाद वो इंड्यूस करेगा उसका यूबिक्विटिनेशन, लेकिन वो यूबिक्विटिनेशन खुद से नहीं करेगा, वो एक और प्रोटीन को रिक्रूट करेगा जो कि एक्चुअली यूबिक्विटिन लाइगेज है, जिसका नाम है हमारा SLY। तो हुआ क्या, जब हमारा रिप्रेसर, जब जिब्रेलिक एसिड नहीं था, रिप्रेसर ने पीआईएफ को इनएक्टिव करके रखा हुआ था, ठीक। इनएक्टिव क्योंकि रिप्रेसर का जो सी टर्मिनल गास डोमेन है वो इंटरेक्ट कर रहा था पीआईएफ के साथ। जैसे ही हमारा जिब्रेलिक एसिड आया, उसने इंटरेक्शन किया अपने रिसेप्टर के साथ में, सारा काम न्यूक्लियस में हो रहा है। इंटरेक्शन करने के बाद देन उसने रिप्रेसर प्रोटीन को अपने से बाउंड कराया। अब जो रिसेप्टर रिप्रेसर प्रोटीन से बाउंड करेगा वो एन टर्मिनल से बाउंड करेगा, क्योंकि जो रिप्रेसर का सी टर्मिनल है वो तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन जो एन टर्मिनल है, जो सी टर्मिनल जो गास डोमेन है, वो तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से इंटरेक्ट करके रखा हुआ है। एन टर्मिनल जो जिधर हमारा डेला डोमेन है या TVHYNP डोमेन है हमारा, वो डोमेन फ्री है। वही डोमेन रिप्रेसर के इंटरेक्ट करेंगे हमारे रिसेप्टर के एन टर्मिनल डोमेन से, और जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद ये हमारा रिसेप्टर जो है रिक्रूट करेगा किसको, SLY को, जो कि नेचर में एक यूबिक्यूटिन लाइगेज है। और ये यूबिक्यूटिन लाइगेज जो है हमारा, यूबिक्यूटिन को ट्रांसफर कर देगा इस डेला प्रोटीन, इस डेला डोमेन पर या इस रिप्रेसर प्रोटीन पर। और यूबिक्यूटिनेशन जैसे ही होगा तो नाउ दिस प्रोटीन इज टैग्ड फॉर इट्स प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, उसका प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या होगा हमारा, अब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, नाउ दे आर फ्री एंड दे आर ऑलमोस्ट, दे आर कंप्लीटली एक्टिव टू इंटरेक्ट विद द प्रोमोटर, सो जीन एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलेगा। आगे एक और फिगर भी है, वहां पर भी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखो जीए सिग्नलिंग में क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा जीए बाउंड कर रहा है रिसेप्टर से, बाउंड करने के बाद डेला को रिक्रूट किया जा रहा है, उसके बाद एक हमारा स्किप पुलिन एफ बॉक्स यानी कि एक यूबिक्यूटिन लाइगेज को रिक्रूट किया जा रहा है, जो हमारा डेला प्रोटीन का यूबिक्यूटिनेशन कर दे रहा है, जिससे वो प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन में चली जा रही है। अदरवाइज वो डेला प्रोटीन क्या कर रही थी, हमारा जीए के जीन को, रेस्पॉन्सिव जीन को इनहिबिट करके रख रही थी। जैसे डेला प्रोटीन का हमारा डिग्रेडेशन हुआ, जीए हमारा जो रेस्पॉन्सिव जीन है वो एक्टिव हो गए। लुक एट दिस फिगर, ये रिप्रेसर देखो, यहां समझो इसको, ये रिप्रेसर प्रोटीन PIF3-4 से बाउंडेड है, क्योंकि अब प्रमोटर से इंटरेक्शन नहीं होने दे रही है, एक तरीके से एक प्रॉपर इंटरेक्शन को वो ब्लॉक कर रहा है। लेकिन जैसे जिब्रेलिक एसिड आया, वो अपने रिसेप्टर से बाउंड करेगा, बाउंड करने के बाद रिसेप्टर जो है वो रिप्रेसर से इंटरेक्ट करेगा, और फिर जाकर इस रिप्रेसर का यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा, जिसके बाद इसका प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन होगा। नाउ दिस PIF3 इज फ्री टू इंटरेक्ट विद दैट प्रमोटर रीजन, और जीन एक्सप्रेशन हमें ऑन मिलेगा। पहले जीन एक्सप्रेशन हमारा ऑफ था। तो दिस इज हाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन, स्पेसिफिकली डेला ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो डेला डोमेन है वो हाईली कंजर्व डोमेन है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करके रखती है इन द एब्सेंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जैसे जिब्रेलिक एसिड आता है तब जाकर हमारा ये एक्टिवेट होता है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। समरी ले लेते छोटी सी, जीए नहीं है तो GID1 पर हमारा जीए बाउंड नहीं है, डेला इनहिबिट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और बहुत सारे हमारे और प्रोटीन्स। लेकिन जैसे जिब्रेलिक एसिड एसिड आया, उसकी वजह से डेला प्रोटीन का क्या हो गया, यूबिक्यूटिनेशन हो गया। नाउ इट इज नॉट एबल टू जी, सॉरी मैंने डेला पर उस पर GID पर जो है पेन चला दिया, इसको पेन को हटाते हैं। जिब्रेलिक एसिड जैसे ही आया तो रिसेप्टर ने डेला प्रोटीन का यूबिक्यूटिनेशन करा दिया। नाउ दिस TF एंड PFDs आर एक्टिव, और जो कि टारगेट जीन का एक्सप्रेशन हमारा इंड्यूस करेंगे। ये मैंने इसकी पूरी थ्योरी भी यहाँ आप लोगों के लिए लिख दी है, तो ये नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने इस क्लास को पूरा एंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टाइमिंग नोट कर लें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। वैसे तो क्लास हमारी, अगर मैं इसको लाइव ले रहा होता तो शायद 1 घंटे में खत्म होती, अभी हमारी ये क्लास थोड़ा जल्दी ही कवर हो गई है। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को पूरा अच्छे से एंजॉय किया होगा। बिफोर लाइक 25 मिनट क्लास है, बट बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा और कमेंट करिएगा सारे बच्चे।
थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।